नमस्ते, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। दोस्तों 8 जुलाई को कठुआ में जो हमला हुआ, वो हम सभी ने अनुभव किया और उसके बाद लगभग हमारे 5 वीर जवान जो है वो शहीद हुए और लगभग 5 ही जो है वो गंभीर रूप से घायल हुए। ये एक बेहद कायराना हरकत थी जो कि आतंकवादियों द्वारा की गई। अब इन आतंकवादियों की हरकतें कश्मीर वैली से निकल के जम्मू की तरफ शिफ्ट हो रही हैं। चूँकि कश्मीर के ऊपर गवर्नमेंट और आर्मी दोनों ने एक बेहद कई सालों में अच्छा काम किया, जिस वजह से वहाँ पर एक शांति, अमन और एक भाईचारे का माहौल वहाँ पर स्थापित हुआ। पर ये चीज़ें शायद उन आतंकवादियों को और उन आतंकवादियों का जो देश, जिसे आतंकिस्तान भी कहा जा सकता है, उन्हें शायद ये रास नहीं आती और वो अब अपना टारगेट लोकेशन कश्मीर से शिफ्ट करके जम्मू की तरफ कर रहे हैं। और ये हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है पिछले कुछ महीनों में। पिछले ढाई महीनों में जम्मू रीजन में 8 आतंकवादी घटनाएँ हुई हैं, जिसके अंदर आर्मी, एयरफोर्स की गाड़ियों पर हमला और रिलीजियस बस जो टूर लोग जाते हैं, उनके ऊपर भी हमला शामिल है। इसमें एक बात और समझ में ध्यान में दे देने वाली है कि क्या इसमें हमसे कोई चूक हो रही है? या फिर हम जो चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए, क्या हम वो नहीं रख पा रहे हैं? ये एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और इस सेंसिटिव टॉपिक पर उतनी ही प्रखरता और मुखरता के साथ में बात होनी चाहिए। और जो बात मैंने अभी कही कि प्रखरता और मुखरता, इनके साथ में जो हमारी आज की गेस्ट हैं यास्मीन जी, ये बहुत अच्छे से और कंस्ट्रक्टिव तरीके से अपनी बात को रखती हैं और इसके ऊपर इन्होंने अपनी बातें इनके चैनल पर रखी हैं। तो आज ये हमारे साथ में जुड़ी हैं चैनल पे बात करने के लिए। यास्मीन जी, आज आपने समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया और थैंक यू। इसी टॉपिक को मैं फर्दर आपके पास ले जाते हुए पूछूँगा कि वाक़ई में हमसे क्या भूल हुई जो ये इतनी बड़ी सज़ा हमारे देश को मिली है और कहाँ पर हमारी चूक हुई? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सर कि आपने इस टॉपिक पे बात करने के लिए बुलाया है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि हर एक भारतीय को रुक कर, ठहर कर, बैठ कर सोचने की ज़रूरत है। कहाँ चूक हुई है, अगर हम इतिहास की बात करें, तो सबसे बड़ी चूक तो यही हुई है कि ये जो पार्टीशन था ना, ये सबसे बड़ी चूक थी। या तो कंप्लीट पार्टीशन होना चाहिए था, जो धर्म के आधार पर हुआ था, रिलीजन के आधार पर हुआ था, मज़हब के आधार पर। तो ये कंप्लीट पार्टीशन हुआ था अगर मैं हिस्ट्री से बात करूँ। या जी। कंप्लीटली होना चाहिए था ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपने आधा तीतर आधा बटेर वाला गेम जो किया गया वो बहुत गलत हो गया। तो इतिहास हुँ, की चूक जिसका खामियाजा वर्तमान और भविष्य भुगतेगा। भविष्य क्यों भुगतेगा? क्योंकि जो आसार दिख रहे हैं ना वो ठीक नहीं है और उसमें मुझे सबसे बराबर। बड़ी कमी लग रही है हमारी कंट्री के लोगों की। इस पे हम आगे बात करेंगे। अभी जैसे कि आपने शुरुआत में ही कहा कि लगातार ये हमले जो हैं वो कश्मीर से शिफ्ट होकर जम्मू की तरफ हो रहे हैं। पहले घाटी में आतंकवाद, घाटी में पत्थरबाज़ी, घाटी में दहशतगर्दी, ये बड़ा ही कॉमन था और हम ये सुनते थे, खबरें देखते थे और बहुत देख-देख कर दिल खराब होता था कि ऐसा क्यों है? हमारी कंट्री का एक हिस्सा जो है वो हर वक़्त सुलगता रहेगा क्या? क्या इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा? लेकिन फिर एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया 2019 में और वो फैसला था 370 को खत्म करने का, कंप्लीटली उसको खत्म करके और उसके बाद के सिनेरियो को चेंज करने का और एक बहुत बड़ा चैलेंज था ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने। साथ ही साथ जो जी, कश्मीर के बाशिंदे थे, ये उनके लिए भी एक चैलेंज था कि उन्हें इस चेंज को एक्सेप्ट करना है, इसे इम्प्लीमेंट करना है और अपनी मानसिकता में बदलाव करना होगा, जो कि बहुत ज़रूरी था। ख़ास करके जो यंग माइंड है ना हमारे, अब आप देखिए हमारे यंग माइंड को उनको बरगलाना, उनको बहकाना बहुत ईज़ी होता है। हमने पत्थरबाज़ी में जितनी भी स्टोरीज़ जम्मू कश्मीर से अब जो निकल कर आती हैं, ब्लॉगर्स ब्लॉग बनाते हैं, यूट्यूब चैनल बनाते हैं, तो उसमें बड़ा ही वो कॉमन बोलते हैं कि हमें तो ये चीज़ का इल्म ही नहीं था कि हमारा कंट्री में इतना प्रॉस्पेरिटी है और इतना हमारा कंट्री हमारे लिए कर रहा है, लेकिन हम किस ओर जा रहे हैं, हम अपनी बर्बादी खुद दिख रहे थे। और जो उनको बिल्कुल। बहकाते थे, बड़गलाते थे, वो सारे लीडर्स, उनके बच्चे सब विदेशों में पढ़ रहे होते थे। सब अच्छी सही है। अच्छी उनकी पढ़ाई-लिखाई थी, अच्छा रहन-सहन था, अच्छी एक लेविश लाइफ़ जी रहे थे। लेकिन उन लीडर्स के बहकावे में आकर जो यंग माइंड्स थे वहाँ के, वो पत्थर उठाते थे और वो अपने खिलाफ समझते थे। सिक्योरिटी फोर्सेस को वो अपने खिलाफ समझते थे पूरे भारत को। लेकिन वो चेंज आया और इस चेंज में बहुत मेहनत लगी है। इस चेंज को लाने में अ,
मतलब यूँ समझिए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज़ ने दिन-रात एक कर दी। इसमें आप सभी कह सकते हैं, आप लोकल पुलिस को भी इसमें शामिल करें, आप हमारी आर्मी को इसमें शामिल करें, आप सीआरपीएफ को शामिल करें, सबको शामिल करें, कुल मिलाकर जितना भी वहाँ पर बॉर्डर्स पर या अंदर आप देखें या फिर आप इधर राज्यों में देखें, जैसे अभी जम्मू में हो रहा है जो पैरामिलिट्री फोर्सेज़ हैं, सब लोगों का मतलब मैं कह रही हूँ किसी एक इंस्टीट्यूशन का नहीं, ये पूरा एक टीम वर्क रहा, जिसमें वो सुधार, वो परिवर्तन हमें दिखा। अब क्या हुआ, वो बौखलाहट तो दिखनी थी और वो बौखलाहट जो है, वो जो प्रेशर इन लोगों पे बन रहा था ना, इन आतंकियों पे, वो रिलीज़ कर रहे हैं ये जम्मू में। और ये हुँ, मुझे एक शिकायत सोचिए या कुछ भी आप खुद भी अंदाज़ा लगाएँ, हम जम्मू-कश्मीर की जब भी बात होती है, तो कश्मीर पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस होता है। मीडिया जी, का, इंटरनेशनल मीडिया का, कश्मीर पे फ़ोकस होता है। हालाँकि दोनों रीजन की बात करें, ये 2 डिफरेंट रीजन हैं। एक रीजन की ज्योग्राफी अलग है, वहाँ की कल्चर अलग है, वहाँ की लोगों का रहन-सहन अलग है। जब आप जम्मू रीजन में आएँगे तो वहाँ आपको अलग दिखेगा, वहाँ की ज्योग्राफी, वहाँ का ट्रेंड, वहाँ के चैलेंजेज़ अलग हैं। लेकिन हमेशा जब भी बराबर। बात हुई हमने कश्मीर को ज़्यादा फ़ोकस में देखा। जम्मू जो है वो कहीं न कहीं नज़रअंदाज रह गया। मैंने एक वीडियो हुँ, देखी थी, जिसमें जम्मू के लोग ये शिकायत कर रहे थे कि कश्मीर बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है। कश्मीर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़ोर दिया जा रहा है, हालाँकि जम्मू में भी दिया जा रहा है। रियासी में हुँ, आप देखिए दुनिया का सबसे ऊँचा रेल ब्रिज बनकर तैयार हुआ है और बराबर। बहुत सारी ऐसी चीज़ें और भी हो रही हैं। लेकिन उस लेवल का अगर कंपैरेटिवली हम देखें तो कश्मीर के लेवल का उनको शिकायत थी कि वो डेवलपमेंट जो है वो जम्मू में भी होना चाहिए। ये अभी उतना डेवलप नहीं है, सारा जो पूरा फ़ोकस है, चाहे वो देश का हो, चाहे वो विदेश का हो, वो सबका फ़ोकस जो है वो कश्मीर का है, कश्मीर पर है और उसका जो ख़ामियाज़ा है, अब हम देख रहे हैं कि वो नज़रअंदाज़ी जो थी, वो कहीं न कहीं भारी पड़ गई। इनकी बौखलाहट जो थी, इनको एक आसान मिल गया कि अगर हम कश्मीर में तो इनकी कमर तोड़ दी है, कंप्लीट इनको इनकी कमर तोड़ दी गई है। हमारी सिक्योरिटी फ़ोर्सेज़ और जो वहाँ के लोग हैं, उनका माइंडसेट, उनका सेंटिमेंट, वो भी इस सब ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये कलेक्टिव एक एफर्ट रहा और उसी का रिज़ल्ट हमें मिला। अभी जम्मू में ये चीज़ें शुरू हो गई हैं। अब आपने ये बात कही कि हमसे कहाँ चूक रह गई, कहाँ कमी रह गई। तो इतिहास का तो मैंने आपको बताया कि ये जो पार्टीशन जी, था, ये कंप्लीट पार्टीशन होना चाहिए था। अगर पार्टीशन रिलीजन के नाम पर है, तो भैया कंप्लीट करो। ये नहीं कि मैं यहाँ रुक गया, आप वहाँ चले जाओ, मेरा पड़ोसी वहाँ में, मेरा रिश्तेदार यहाँ पर। ये नहीं होना चाहिए था। मुझे सच में जी, ऐसा लगता है कि ये कंप्लीट पार्टीशन होना चाहिए था। जो इधर के लोग थे, वो मेजॉरिटी इधर रहनी चाहिए थी और जिन्होंने वहाँ की माँग की थी रिलीजन के नाम पर, उनको कंप्लीटली वहाँ पर होना चाहिए था। तो शायद उस लिहाज से टेक्निकली देखें तो मुझे भी वहाँ होना चाहिए था। मैं ये कह रही हूँ। लेकिन वो चूक हुई और उसका नतीजा आज हम देख रहे हैं। उस चूक का नतीजा देख रहे हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की जो इनकी मिलिट्री डॉक्ट्रिन है ना, जो इनकी आईएसपीआर, इनका आईएसआई, इनकी मिलिट्री, इनकी आर्मी, इन सब का एक सिद्धांत है। अ, ये हमेशा भारत को एक ज़ख्म देते रहना चाहते हैं कि हमेशा ना भारत को हुँ, एक ज़ख्म देते रहिए, समय-समय पर भारत के ऊपर अटैक्स करेंगे, समय-समय पर भारत के ऊपर तोहमत लगाएँगे, भारत के इंटरनल इश्यूज़ में मदाखलत करेंगे और उनको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लेकर जाएँगे। वो चीज़ें जो है ना, वो भारी पड़ रही हैं। तो हुँ, यहाँ पर एक चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं बिल्कुल यही कहूँगी कि हमारी सिक्योरिटी फ़ोर्सेज़ ने कभी कोई कमी नहीं की है, उन्होंने दिन-रात एक कर दिया। कितने लोग हैं देश के अलग-अलग राज्यों से जाकर कश्मीर में ड्यूटी करती हैं, जम्मू में उनकी पोस्टिंग होती है और वो कोई होता है उत्तराखंड का, कोई होता है बिहार का, कोई उत्तर प्रदेश का, कोई महाराष्ट्र का, देश के अलग-अलग राज्यों से जाते हैं ये लोग, वरना क्या गरज पड़ी है, बराबर, क्यों जाएँगे अपनी जान देने के लिए? एक ही बराबर। मकसद होता है ना, इस मुल्क को महफूज़ रखना है। ये मुल्क इस मुल्क को कुछ नहीं होना चाहिए। जो इंसान इस मुल्क के अंदर अपने घर के अंदर सुकून से सो रहा है ना, तो वो इसी वजह से क्योंकि बॉर्डर्स पर वहाँ हमारी फ़ोर्स खड़ी है और वो दिन-रात उन चैलेंजेज़ को फ़ेस करते हैं। इतना डिफ़िकल्ट ज्योग्राफ़ी है वहाँ का, पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, जंगल हैं, गुफ़ाएँ हैं। ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाता है और सबसे मुश्किल ये हो जाता है कि अगर वहाँ पर लोकल गाइड ये पूरा आप टेरर अटैक देखें, उसमें जो लोकल गाइड है उनका नाम आ रहा है, लोकल ने सपोर्ट किया। उसमें जो एक उन्होंने सुरंग बनाई थी, वो उन्होंने ट्रिक कहाँ से अपनाई है, वो टैक्टिक उन्होंने इज़राइल-हमास जंग में ली है। इज़राइल हमास जिस तरह से वो एग्ज़ैक्टली। लगातार हम कंटिन्यू खबरों में सुन रहे थे ना कि सुरंगें बनाकर रहते हैं, ये अपने अंदर ही अंदर घर बना लेते हैं, ये ज़मीनों के अंदर सुरंगें खोदते हैं, घरों के अंदर हैं, हॉस्पिटल के अंदर सुरंगें बनाई हैं हमास आतंकियों ने। वो उन्होंने कॉपी किया है और वो हमें देखने को मिली है वीडियो। अब आप देखिए कितनी गहरी वो सुरंग जा रही है, जहाँ पे आराम से वो कई महीनों तक बिना किसी डर के वो आराम से उसके अंदर रह सकते थे और उन्हें खाना पहुँचाना था, वहाँ पर सामान पहुँचाना था, जिसकी मदद जो मदद कर रहे थे वहाँ के लोकल्स। तो ये बहुत चिंताजनक बात है। हमारे देश को इसके लिए सतर्क होना पड़ेगा कि अगर लोकल्स का कहीं सपोर्ट हो किसी भी सही और गलत चीज़ में,
वहाँ पर अच्छे या बुरे वे में बदलाव आता है, अगर लोकल का सपोर्ट हो। मैं दोनों ही बातें कह रही हूँ, अच्छे वे बराबर, में भी बदलाव आता है अगर लोकल का सपोर्ट मिल जाए, बुरे तरीके में भी बदलाव आता है अगर लोकल का सपोर्ट मिल जाए और उन आतंकियों को लोकल का सपोर्ट था। अब अगर आप देखें तो मैं यही कहूँगी कि इन आतंकियों को खत्म करना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन उससे भी बड़ा चैलेंज है इन आतंकियों के आकाओं को खत्म करना। जब तक उनकी कमर नहीं तोड़ देते ना, जब तक उनकी गर्दन नहीं पकड़ में आती है ना, तब तक राहुल जी ये अटैक जो है वो हम इसी तरह से देखेंगे क्योंकि इनके जो आका बैठे हैं ना, वो तो वहीं से बैठे हैं ना, कहाँ से ऑपरेट हो रहा है ये सारा सिलसिला? बराबर, पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा है। चाइना का भी इसमें कई बार ऐसी न्यूज़ आई सामने कि जो हथियार मिले हैं वो पाकिस्तान की चीज़ें मिली हैं इनके पास खाने-पीने की, उसमें पाकिस्तान मेड इन पाकिस्तान वो सारी किट्स हैं उसमें और इनके पास जो हथियार मिले हैं उसमें चाइना का भी ज़िक्र आया था, यहाँ तक कि अमेरिका का भी एक अभी न्यूज़ आई थी उसमें मैं देख रही थी कि अमेरिकन हथियार भी सामने आए, वो राइफल्स और वो गन। तो यहाँ पर ना बहुत सोचने वाली चीज़ें हैं कि इनको ये चीज़ें मुहैया कौन कराता है और वो कराने वाले आका जो हैं वो वहाँ बैठे हैं, जब तक उनकी कमर नहीं तोड़ दी जाती है, तब तक ये बदलाव नहीं होने वाला है। और ये गलती जो है वो हुई है इतिहास में, जिसका खामियाज़ा हम अभी तक भुगत रहे हैं। तो ये बराबर, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम अगर आगे बात करेंगे आप इस पे तो हम और भी इस पे बात करेंगे कि कहाँ इसमें चेंजेज़ होने चाहिए तो और कहाँ नहीं हो रहे हैं और हम कंटिन्यू उस गलती को दोहरा रहे हैं। जी। बराबर। अभी अगर हम रीसेंट कुछ अटैक्स की अगर बात करें, तो जैसा मैंने अभी पहले कहा था कि 2.5 महीने में कम से कम 8 अटैक हुए। 28 अप्रैल को उधमपुर में, फिर उसके जी। बाद 4 मई को पुंछ में, फिर 9 जून को रियासी में जो अटैक हुआ हम लोगों ने देखा, एक बस के ऊपर अटैक हुआ था। 11 जून को कठुआ के हीरानगर में, फिर उसके बाद 12 जून को डोडा में 2 हमले हुए थे। फिर उसके बाद 26 जून को डोडा के गंडोह में भी एक हमला हुआ था। फिर उसके बाद 7 जुलाई को राजौरी में एक हुआ और जो हुँ। 8 जुलाई को कठुआ में जो भी हम लोगों ने जिसके ऊपर अभी हम लोग बात कर रहे हैं। हुँ। तो ये चीज़ जो आपने बोला कि बगैर किसी लोकल सपोर्ट के ये चीज़ नहीं हो सकती नहीं हो और सकते। लोकल सपोर्ट कहाँ पर और किस लेवल पर मिल रहा है, इसको भी ट्रेस करके, उसको आइडेंटिफ़ाई करके और उसको भी नेस्तनाबूद करना, वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और एक बार हम किसी बाहर के व्यक्ति को या बाहर के किसी भी आतंकी को हम मार सकते हैं या उन्हें सज़ा दे सकते हैं। पर अगर कोई हमारे घर के अंदर ही इस थॉट प्रोसेस से बैठा हुआ है, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी चिंताजनक बात है। और ये वाक़ई में सोचने वाली बात है कि ऐसी थॉट प्रोसेस इन लोगों में क्यों डेवलप हो रही है, वो भी स्पेशली जम्मू के रीजन में जो कि रिलेटिवली बहुत पीसफुल और एक प्रोग्रेस ओरिएंटेड क्षेत्र अभी तक का माना गया था। इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ सामने निकल के आई है, जो मैं पढ़ रहा था, वो था एक एनिमी एजेंट एक्ट। ये जो एनिमी एजेंट्स एक्ट है, इसको फिर से वापस अप्लाई करने की बात कही जा रही है, जो कि एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्ट था। इस एक्ट के अंदर अगर इनको कोई सपोर्ट करने वाला मिलता है, तो उसको उम्र कैद या फांसी तक की सज़ा इसके अंदर हो सकती है। बीच में इसे थोड़ा-सा डाइल्यूट कर दिया गया था, पर अब इसे फिर से उस रीजन में अमल करने की बात कही जा रही है। मैं थोड़ा-सा एक एनीमे एजेंट एक्ट के ऊपर भी अगर आप कुछ बता पाएँ वो जानना चाहूँगा और प्लस मैं ये भी जानना चाहूँगा कि अब हमारे पास में क्या एक्शन्स हैं, जिस एक्शन की वजह से या जिन एक्शन की सहायता से हम इन चीज़ों का माकूल आंसर, माकूल जवाब दे सकते हैं? देखिए, जब एनिमी एजेंट एक्स की बात आई, तो हमने ना एक चीज़ देखी, मैंने सोशल मीडिया पर ख़ास करके कश्मीर के लोगों का एक रद्द-ओ-अमल उनका ये देखा कि वो इसके बड़ा खिलाफ थे। वो ये कह रहे थे ओके, कि ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ गलत खबरें भी होती हैं, कुछ लोगों के ऊपर गलत इल्ज़ामात भी लगाए गए हैं। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिनके ऊपर कभी इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ, लेकिन वो जेलों में बंद हैं। आज भी ऐसे बहुत सारे हमारे युवा हैं कश्मीर के जिनको फँसाया गया या वो फँसे या वो तैश में आकर, इमोशंस में आकर और जोश में आकर निकले थे, लेकिन उनकी कोई गलती नहीं थी और उनको बाद में उस चीज़ का एहसास हुआ। तो जब आप इस तरह की दलीलें देने लगते हैं ना, तो फिर हाँ, हमें सोचने की ज़रूरत है कि एक्चुअली कहीं न कहीं हम लैग कर रहे हैं। हम लैग कर रहे हैं हुँ, मतलब हमारी गवर्नमेंट लैग कर रही है।
कहीं न कहीं पॉलिसी में परिवर्तन करने की ज़रूरत है। आप कोई एक्ट लेकर आ जाते हैं, आप कहते हैं कि जो भी ये शत्रु एजेंट एक्ट है, ये कानून है और जो भी आतंकवादियों की मदद करेगा, उन्हें कोई मदद पहुँचाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। डेफ़िनिटली उसकी प्रॉपर्टी सीज़ होगी, उसके ऊपर मुकदमा चलेगा। लेकिन वो जो माइंडसेट है, आप वो नहीं चेंज कर रहे हैं। और वो चेंज हुआ हुँ, कश्मीर में बहुत हद तक चेंज हुआ, लेकिन उसमें एक बहुत लंबा प्रोसेस रहा। उसमें हमारे बहुत जवान हमने खोए हैं, उसमें एक बहुत बड़ी मेहनत लगी है, बहुत बजट लगा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप हर चीज़ को अगर काउंट करेंगे ना, तो यहाँ मैंने वो सोशल मीडिया पर वो देख रही थी और मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी कि उसमें बहुत सारे नामचीन नाम भी थे, जो कि हम अक्सर सोशल मीडिया पर उनको डिबेट्स में शामिल देखते हैं, उनको ट्विटर पर भी उनको ट्वीट करते देखते हैं, हर एक मुद्दे पर वो काफ़ी मुखर होते हैं। लेकिन अगर उनका भी इस तरह का माइंडसेट है कि नहीं, नहीं ये चीज़ तो ठीक नहीं है, बहुत सारे लोगों पे तो इल्ज़ाम भी साबित नहीं होता है, झूठे केसेज़ में फँसाए गए हैं। तो फिर हमें ये देखना होगा, फिर हम उनको डिफरेंशिएट कैसे करें? फिर आप निकल के बता दिए कि भाई किसने मुखबिरी की थी, किसने मदद की है आतंकवादियों की, कौन इस देश के अंदर बैठा हुआ ही इस देश का दुश्मन है। देखिए हमारे देश में बल्कि देश में क्या ये कहावत भी कही जाती है ना कि घर का भेदी डंका ढाई। तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य रहा है कि इस मुल्क के अंदर जो किले के दरवाजे हैं वो बाहर से नहीं खुले हैं। हमेशा वो दरवाजे हुँ, अंदर से खोले गए हैं। अंदर से खुला। ये ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है देश का कि मैं बैठकर पाकिस्तान को न जाने हज़ार नालतियाँ दे सकती हूँ। न जाने कितनी बातें हम उन्हें सुना सकते हैं। हम अपने लेवल पर अपनी भड़ास निकाल सकते हैं, हम गुस्सा कर सकते हैं। हमारे कितने जवान शहीद हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। उनकी क्या गलती होती है? सिर्फ़ ये कि उन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए वहाँ बॉर्डर पर अपनी जान दे दी होती है। वो नहीं सोचते उनके पीछे उनका परिवार रह जाएगा और जब एक जवान जाता है ना सर, तो वो एक जवान नहीं जाता। वो अपने पीछे अपने माता-पिता, एग्ज़ैक्टली, अपनी पत्नी, अपने बच्चे सबको छोड़कर जाता है। जब परिवार से एग्ज़ैक्टली, एक बेटा जा रहा है ना, तो वो पिता भी है, वो बेटा भी है, वो पति भी है, वो दोस्त है किसी का, वो भाई है किसी का। तो ये एक व्यक्ति नहीं जाता, पूरा का पूरा परिवार चला जाता है। लोग उभर नहीं पाते हैं। बड़ा आसान है कहना बराबर, कि हम शोक प्रकट करते हैं, हम निंदा करते हैं, बराबर। अब हम बदला लेंगे। सब अपने-अपने स्तर से ये बातें करने लगते हैं, ट्वीट करने लगते हैं और बड़े-बड़े ऑफ़िसर्स का बड़े-बड़े इस तरह से हम उनके ट्वीट भी देखते हैं। लेकिन और ये बड़ा आसान होता है ना देश खड़ा है साथ में। कहाँ देश खड़ा है हुँ, साथ में? राउत सर मैंने कल एक वीडियो किया लाइव किया उसपे मैंने लिखा कि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम है हम लोगों को। हम बड़ी जल्दी जी, भूल जाते हैं। आज ये अटैक हुआ जी, है, आज से पहले ऑलरेडी 4-5 अटैक हो चुके हैं, उससे पहले 400-500 अटैक हो चुके हैं, उससे पहले हज़ारों अटैक्स हो चुके हैं। 1947, 1965, 1972, 1999 और कंटिन्यू ये प्रॉक्सी वॉर। हम इतनी बराबर। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है ना हमारी कंट्री में कि उसके बावजूद भी इसी कंट्री के अंदर बैठे हुए आप सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं ना, इसी कंट्री के बैठे हुए लोग इस बात पे खफ़ा हो जाते हैं कि पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह के संबंध क्यों बॉयकॉट होने चाहिए? नहीं होने चाहिए, ताल्लुकात रहने चाहिए। क्यों रहने चाहिए? मुझे एक एक कोई रीज़न दे ना, कोई सॉलिड रीज़न दे। मुझे कम्युनिटी पोस्ट में बड़े ऊल-जलूल लॉजिक्स दिखे लोगों ने। अच्छी बात है अगर आप लॉजिक के साथ सोच रहे हैं ना, अगर आप फैक्चुअल हैं, आपके पास डेटा है, आपके पास कुछ नहीं तो कम से कम दिमाग है सोचने का, तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अब जब आपके लॉजिक जो है ना, वो जो तर्क है ना, वो कुतर्क होते हैं, कुतर्क। कहते हैं कि नहीं, नहीं पाकिस्तान के साथ मैच क्यों बंद होना चाहिए भाई? इसमें क्या वो है? इसमें बीसीसीआई का क्या रोल है? क्यों भाई? आपके देश का सैनिक नहीं है वो? फिर आप ये ढोंग करना बंद कर दें। इस मुल्क के अंदर बैठे हुए लोग ना ढोंग करना बंद कर दें। और देखिए गवर्नमेंट का तो यहाँ पर है, उनका तो सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है कि उन्हें ये अटैक्स रोकने होंगे। सिर्फ़ और सिर्फ़ इन आतंकियों को खत्म करने से नहीं होगा। ये घर-घर बैठे अगर छिप कर बैठे हैं ना, ये आतंकी इनको जहाँ से ऑपरेट किया जाता है, जहाँ से इनको ऑर्डर्स मिलते हैं, जहाँ से इनका सारा दारोमदार चल रहा है, वो कहाँ बैठे हैं ये आतंकी? और उन आतंकियों को कौन ऑपरेट कर रहा है? वो एस्टेब्लिशमेंट कहाँ हुँ, बैठी हुई है? ये सबसे इम्पोर्टेंट है ना कि हम राइट। उस उस गले तक, उस गर्दन तक हाथ पहुँचना चाहिए ना, इन आतंकियों को तो ढूँढ-ढूँढ के मार देंगे हमारे फौजी। हमारे फौजी जा रहे हैं लेकिन उसके ये देखिए पीठ पे वार करते हैं, इन लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है कि हाँ, ये सामने से आकर खड़े होकर कहें कि हम जो है यहाँ पर लड़ने आए हैं, हम शहीद होने आए हैं, मरने आए हैं, तो हम आपसे सामने से मुकाबला करेंगे, क्यों नहीं है हिम्मत? ये इतने कमज़ोर हैं कि ये कायर पीछे से वार करते हैं, पीठ से वार करते हैं, घात लगाकर बैठ के वार करते हैं। और भारत में निंदा होती है, शोक प्रकट होता है भारत उनके परिवारों के साथ खड़ा होता है वीर जवानों के, जो इस दुनिया से चले गए हैं और उसके बाद हम 2 दिन बाद जो हमारा देश है वो भूल जाता है। वही एंटरटेनमेंट के नाम पर उनके चैनल देखे जाते हैं, वही क्रिकेट के लिए उनके लिए सपोर्ट किया जाता है कि नहीं-नहीं भारत-पाकिस्तान का मैच होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे के लिए और एंटरटेनमेंट के लिए? और इन दोनों चीज़ों को हटा दें तो हमारे जो जवान जा रहे हैं उसका क्या?
तो ना सर, मैं और आप हम इमोशनल हो जाते हैं, हम इमोशनल होकर अपनी भड़ास निकाल देते हैं, हमको गुस्सा आता है, हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, हम उस पर बात कर लेते हैं। मुझे अफसोस उन लोगों का होता है, इस देश के अंदर बैठे हैं, कुतर्क अपने रखते हैं। वीडियोस आज ही मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट शेयर किया, अगर आप देखें जाकर, हमारे देश के दो तथाकथित जर्नलिस्ट कम यूट्यूबर्स, या आप उनको कह लें यूट्यूबर्स कम जर्नलिस्ट, वो हम्म। उस प्लेटफॉर्म पर जाते हैं जो कि भारत के अंदर हो रहे इन आतंकी हमलों को, उन आतंकियों को रेबल्स कह रहे हैं, उनको विद्रोही कह रहे हैं। जब भी रेबल्स का आप वर्ड यूज करते हैं ना, तो आप ना बड़ा ही एक पॉजिटिव वे में कर रहे हैं कि वो तो एग्जैक्टली। क्रांतिकारी है, वो क्रांतिकारी एग्जैक्टली। हैं, वो अपने अपने एक एक गुड कॉज के लिए लड़ रहे हैं, वो विद्रोही हम्म। हैं। हम्म। तो आपने तो हम्म। यहाँ टर्म ही बदल दिया, आप वर्ल्ड नरेटिव बराबर। सेट कर रहे हैं, और उस वर्ल्ड नरेटिव को सेट करने वाले उस प्लेटफॉर्म पर हमारे भारत से ही जर्नलिस्ट उर्फ यूट्यूबर जाकर बैठते हैं, मुस्कुरा मुस्कुरा कर उनको इंटरव्यूज देते हैं। क्यों? अगर आप उनके प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं तो उनको आप सही से सुनाकर नहीं आ सकते हैं कि आप ये पूरी दुनिया के सामने क्या परोस रहे हो, आप अपना प्रोपेगेंडा बंद करो, हम आपके सामने ये जो बात रखने आए हैं उसे सुनो कान खोल कर। लेकिन नहीं, वो तथाकथित यूट्यूबर जो है हमारे देश के जर्नलिस्ट, वो वहां जाते हैं, मुस्कुराकर बैठते हैं, अपने वीडियो शूट करवाते हैं, इंटरव्यूज देते हैं, पॉडकास्ट होते हैं। तो इस देश के अंदर बैठे हैं सर, हम क्या पाकिस्तान को कोसें जब हमारे मुल्क के अंदर बैठे हैं वो लोग। आज भी पाकिस्तानी, एक एक पाकिस्तानी ड्रामा चैनल आप देखिए, मैंने आपको एक क्लिप भेजी थी एक ड्रामा की, जी। पाकिस्तानी ड्रामा था। मैं बहुत रिसर्च कर रही हूँ, जब से मेरे को इनका इनका जो है ना, ये किस तरह से वर्क कर रहे हैं, इनके काम का तरीका आईएसपीआर का समझ आया, तब से मैंने बहुत चीजें देख डाली, बहुत रिसर्च कर डाली, और मैंने एक चीज कॉमन देखी, इन सारे, ये जितना भी सोशल मीडिया पर जहां पर पैसे का बिजनेस है, जहां पर इनको अच्छा डॉलर्स में कमाई आएगी, चाहे वो क्रिकेट के नाम पर हम्म। चैनल्स हों, चाहे वो कुकिंग के नाम पर चैनल्स हों, चाहे वो आईएसपीआर के ड्रामास हों एंटरटेनमेंट के नाम पर, चाहे वो इनके रिएक्शन चैनल्स हों, चाहे वो इनके रिलीजियस प्रीचर्स के चैनल्स हों, चाहे वो इनके न्यूज चैनल्स हों, जिसमें सो कॉल्ड इनके जो जर्नलिस्ट हैं, जिसका नाम भी ले दो तो लोगों को बुरा लग जाता है, और हमारे ही कंट्री के बैठे यूट्यूबर्स मुझे नसीहत देते हैं उनके बारे में, नहीं उनके बारे में मत बोलो, उनका क्या एक्सपीरियंस हो, तुम क्या बात कर रही हो। बात ये नहीं होती है कि आपको उम्र से एक्सपीरियंस आ रहा है, आपको हालातों से बराबर। एक्सपीरियंस आता है। आप जो भी कुछ हम्म। सीखते हैं ना, हालात से सीखते हैं, उम्र से किसी को नहीं आता। बहुत सारे ऐसे कम उम्र के लोग होते हैं जो आपको लगेगा कि मुझसे ज्यादा अनुभवी हैं, क्योंकि उन्होंने आपसे ज्यादा हालात देखे होते हैं। तो मुझे यहाँ पर बराबर। सीख और ज्ञान देने के लिए मेरे देश के ही लोग बैठे होते हैं जो मुझे ये ज्ञान दे रहे होते हैं, नहीं नहीं वो तो फलां जो है वो तो बड़ा यूट्यूबर है पाकिस्तान का, उसको ऊपर मत बोलो। तो राहुल सर, फिर हम किससे उम्मीद कर रहे हैं? हमारा ये वीडियो, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो ये से कितने लोग देखेंगे, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि इस कंट्री के अंदर ही बैठे होते हैं वो लोग जिन्हें मिर्ची लगती है, जिन्हें बड़ा बुरा लगता है पाकिस्तान के साथ स्पोर्ट्स की को बंद करने की बात करो, कंप्लीट बाइकआउट की बात करो, तो उनको बहुत बुरा लगता है। और मुझे नहीं पता क्यों बुरा लगता है, उस लिहाज से तो बुरा मुझे लगना चाहिए। मैं कहती हूँ मेरे रिलेटिव वहां बैठे हैं, तो मुझे तो बड़ा अफसोस होना चाहिए कि हमारे रिलेटिव, जो, आप यकीन माने कि जो रिलेटिव हमारे वहां पर हैं, उसमें एक हमारे रिश्ते के मामा लगते हैं, तो उन्होंने, वो खुद इतना अफ़सोस करते हैं कि यास्मीन ये जो दहशतगर्दी हरकतें हैं ना, ये बंद होनी चाहिए। 2 मुल्कों में बराबर। ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। तो इस उस मुल्क का व्यक्ति तो ये कह रहा है बैठकर, और मेरे मुल्क के अंदर ये बात करने पर भी लोग बुरा मान रहे हैं। तो अब आप किसको हम्म। ज़िम्मेदार ठहराएँगे? आप किसको असली कल्प्रिट कहेंगे? असली दोषी कौन है? ये जो माइंडसेट है ना, केवल सही और है। केवल सरकार ही कुछ करेगी, केवल और केवल सिक्योरिटी फोर्सेज़ ही कुछ करेंगी, डेफिनिटली कुछ करेंगी, और उनको करना भी चाहिए। सिर्फ निंदा करने से, कंडेम करने से बात नहीं बनेगी। आपकी पॉलिसी में चेंज करना होगा आपको। ये पाकिस्तान को आप देखें, ये कशकौल लेकर आईएमएफ के सामने खड़ा हो जाता है, जब इनको पैसा माँगना होता है। वरना इनके जो इनका एक कॉन्फ्रेंस था, अ, यूथ जनरेशन को कुछ कॉन्फ्रेंस कुछ नाम था उसका, और उसमें पाकिस्तानी आर्मी के जो वो थे चीफ, वो वहाँ पर बयान दे रहे थे कि वेस्ट कंट्रीज़ और भारत में जो हिंदू हैं, वो तो काफ़िर हैं। और हमारा और उनका कल्चरल, और हमारा और उनका तहज़ीब और तमद्दन जो है वो बिल्कुल अलग है। मतलब कि हमारा इतना अलग है कि हमें उनको कभी फ़ॉलो नहीं करना है। और आपको मालूम है ये स्पीच जो दी जा रही थी वो पैंट शर्ट पहन के माइक पर, उसी वेस्ट कंट्रीज़ के तमाम साजो-सामान के साथ दी जा रही थी। कैमरे पे शूट हो रहा था, ये पाकिस्तान ने तो इजाद नहीं किया है। ये पैंट शर्ट पहनना ये इस्लामी परिधान तो नहीं है। ये जिन्हें आप काफ़िर कह रहे हैं, आप उनको ये मैसेज दे रहे हैं, और अगर ज़रा-सा ताल्लुकात के लिए जो बात हो जाती है ना, जिनके बिज़नेसमैन कहते हैं कि भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, सबसे पहले खड़े होंगे ये अपना कटोरा लेके, तो तब तो इनको काफ़िर नहीं लगता हम्म। है आईएमएफ, तब तो एग्जैक्टली। वहाँ ये रिलीजियस बिल्कुल कार्ड नहीं बराबर। खेलते। तो ये राहुल बिल्कुल सर, बराबर। बहुत सारे लूप होल्स हैं, और वो लूप होल्स, अफ़सोस की बात है, अनफॉर्च्यूनेटली हमारी कंट्री के अंदर हैं। बात बहुत सारे लोगों को बुरी लगेगी, मगर यही सच है।
मैं अब मुझे यहाँ पे किसी ने कमेंट किया, तुम्हारी कम्युनिटी से क्यों ओआईसी में ये रेज़ नहीं करता मुद्दा? ये क्या बात होती है, मेरी कम्युनिटी, तुम्हारी कम्युनिटी, आप लोग बँट के रहिए। जब मरता है ना कोई, तो ये नहीं देख रहा है वो कि किसको एग्ज़ैक्टली, मार रहा है। उनका भले ही सही बात। टारगेट किलिंग कर रहे हैं वो। मैंने औरंगज़ेब जो एक वीर सैनिक थे, उनकी वीडियो शेयर की थी। ईद के दिन अपनी फैमिली से मिलने जा रहे थे, तो इन आतंकियों ने उनको किडनैप किया था और उनको मारा था। लेकिन बराबर। वो मेरी ही कम्युनिटी के थे। तो ये इस तरह की जो बातें भी लिख देते हैं, मुझे बहुत अफ़सोस होता है कि इतनी छोटी मानसिकता के साथ हम ये जंग जीतेंगे। ये एक प्रॉक्सी वॉर है, ये एक छद्म युद्ध है, ये छिपकर वार किया जा रहा है, कायराना वार। यहाँ नीति भी नहीं बदल रही है, यहाँ नियत भी नहीं बदल रही है, तो ये वॉर हम कैसे जीतेंगे? तो एट द एंड सही इसके बात। लिए इस मुल्क के किले के दरवाजे हमेशा अंदर से खुले हैं, घर का भेदी लंका ढाए। हमारे ही लोग इनको डॉलर्स में फ़ायदा कराएँगे, वो डॉलर्स का फ़ायदा पाकिस्तानी इकोनॉमी में अगर ₹1 का फ़ायदा बन के भी इन आतंकियों तक पहुँच रहा है, इनके साथ जो इनके हथियार होते हैं, उनको खरीदने में भी पहुँच रहा है ना, तो फिर कौन है असली कल्प्रिट? हमारी कंट्री में बैठे हुए लोग। और यहाँ हमें भी पॉलिसी बदलनी होगी कि कंप्लीट बॉयकॉट करना होगा। कंप्लीट बॉयकॉट से मेरा मतलब है किसी भी तरह का कोई ताल्लुकात हमें नहीं चाहिए। इनके कोई चैनल्स नहीं चाहिए, इनके साथ किसी तरह का इंटरप्शन नहीं चाहिए। आप अपने यहाँ खुश रहो, हमें हमारे यहाँ रहने दो। आप अपना देखो। पूरी तरह से इनके साथ किसी भी मंच को भारत साझा ना करे। अगर है तो डिफ़िकल्ट कहने में मुझे लग रहा है कि काश ऐसा हो जाए, लेकिन ऐसा हो सकता है और हुआ है, कई कंट्रीज़ ने ऐसा किया है। जब उनको लगता है कि उस कंट्री के साथ अब आप रशिया और यूक्रेन के युद्ध में देखें ना, उधर से भी कंप्लीट बॉयकॉट चल रहा है, इधर से भी कंप्लीट बॉयकॉट चल रहा है और यहाँ कोई बीच का रास्ता अभी तक नहीं मिला है, वरना ये युद्ध कब का रुक गया होता। कितनी जान-माल की हानि हुई है, अब तक रुक गई होती। आप इज़राइल और हमास का देखिए ना, कहीं पर भी वो एक प्लेटफ़ॉर्म साझा नहीं कर रहे हैं। वो एक-दूसरे को बॉयकॉट कर रहे हैं। तो हम क्यों नहीं कर सकते वो चीज़? हम कह रहे हैं हमें नहीं शामिल होना। एससीओ में एक बहुत बड़ा संदेश गया, भारत शामिल नहीं हुआ। तो यहाँ पर हालाँकि वो उसके अलग-अलग वजूहात हैं, हम उसको कभी और डिस्कस कर सकते हैं कि उसमें चाइना के प्रेज़िडेंट का शामिल होना भी उसमें एक वजूहात, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का शामिल होना और वेस्ट कंट्रीज़ को भी एक संदेश देना, तो इसमें बहुत अलग वो एक अलग जियोपॉलिटिक्स का मुद्दा हो जाएगा, मैं उस पे डिस्कशन करूँगी। लेकिन यहाँ एक मैसेज हुँ, गया, लेकिन हमारे फॉरेन मिनिस्टर गए और वहाँ स्ट्रांगली उन्होंने रखा, तो पाकिस्तान को एक कंप्लीट आइसोलेशन में ऑलमोस्ट डाल चुका है, लेकिन आतंकवादी गतिविधियाँ अभी कम नहीं हो रही हैं, तो इनको एक्सपोज़ करना अभी और ज़्यादा एक्सपोज़ करना अभी बाकी है। और जो इनके आका बैठे हुए हैं ना, राहुल बराबर। सर, उनके उनके गर्दनों को पकड़ना होगा, आतंकवाद की कमर तभी टूटेगी। कहते हैं ना, जब ऊपर बैठा व्यक्ति है, उसे आप खत्म करेंगे ना, तब नीचे बैठा हुआ व्यक्ति जो है वो खत्म होगा। वो जो आतंकवाद है, वो तभी खत्म होगा। जी। बराबर। और इसके अंदर एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमें एक पूरे वर्ल्ड लेवल पे एक गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म वाली अप्रोच से भी बाहर निकल के आना पड़ेगा। और ये ये क्या है? साथ ही साथ ये क्या है गुड एग्ज़ैक्टली, टेररिज्म, बैड टेररिज्म? तो ये मुझे साथ नहीं ही समझ साथ आई एक्चुअली। पूरी दुनिया की कंट्रीज़ को ये समझना पड़ेगा कि टेररिज्म सिर्फ़ एक ही होता है, वो कोई गुड या बैड नहीं होता, राइट? हुँ, तो आप कहीं एक जगह कोई घटना हुई, उसके वो आपके लिए टेररिज्म घटना हो जाती है, पर सिमिलर घटना अगर कहीं दूसरी जगह हुई तो वो आपके लिए नहीं हुई। तो इस अप्रोच से, इस माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ेगा। टेररिज्म टेररिज्म ही होता है, फिर वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो। और जो आपने अभी बात कही कि पाकिस्तान के साथ में एक आइसोलेशन वाली अप्रोच या फिर एक बॉयकॉट वाली अप्रोच, फिर वो डिप्लोमैटिक तरीके से हो या किसी और तरीके से हो। प्लस इसके साथ में जो भी एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री लेवल भी अगर कोई स्टेप अगर हमें लेनी पड़े, तो उससे भी पीछे नहीं हिचकिचाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो आई एम श्योर कि गवर्नमेंट या फिर जो भी डिसाइसिव बॉडीज़ हैं, वो इस तरह की कुछ न कुछ प्लानिंग उनकी शायद चल रही होगी या बात चल रही होगी। हो सकता है हमें आने वाले दिनों में कुछ एक्शन हो जाए, उसके बाद समझ में आए। पर इस तरह की घटनाएँ अगर होती है, तो वो बहुत डिस्टर्बिंग घटनाएँ होती हैं, ना सिर्फ़ देश के लिए, बल्कि जो लोग अपनी जान गँवाते हैं, उनकी फैमिली के लिए भी। और जो एक बार चला सर जाता है, इसमें वो फिर वापस इस दुनिया में नहीं आता। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जो एक बार चला गया, आप कितना शोक प्रकट कर लें, निंदा कर लें, वो फिर वापस नहीं आता। और कोई किसी दुर्घटना में जाता है ना, कोई एक्सीडेंट हो गया अचानक, कोई बीमारी हो गई, तो इंसान सब्र कर लेता है परिवार। लेकिन जब हम देख रहे हैं सामने से देश की रक्षा करते हुए, ये आतंकवाद अगर नहीं होता, तो हमारा जवान वहीं होता खड़ा हुआ। वो अपने देश की रक्षा कर रहा होता। अगर ये इस तरह से हथियारों के साथ आकर घात लगाकर वार नहीं करते, तो हमारा सैनिक नहीं, बल्कि वो सामने वो आतंकवादी ढेर होता। तो ये ना ये पॉइंट्स हैं। और आपने गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म की बात की। अब पाकिस्तान के जनरल ज़ियाउल हक का क्या पॉलिसी रहा? इनका मिलिट्री डॉक्ट्रिन क्या है? इनका प्रिंसिपल क्या है?
ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट्स। ये पॉलिसी नहीं भूलेंगे, ये लिख लीजिए मेरी बात, इनको नहीं भूलनी है ये पॉलिसी, क्योंकि इसी का तो खाता है पाकिस्तान, अपनी बराबर। ज्योग्राफिकल लोकेशन का खाता है। इस सिद्धांत को इन्होंने अपने दिमागों में भर लिया है, और इसी को ये अपनी कंट्री में अपनी जोम्बी आवाम को बांट रहे हैं। और केवल डिप्लोमेटिक लेवल पर ही नहीं आइसोलेट करना होगा, जो कि भारत ने बहुत अच्छी तरह से अब तक की पॉलिसी में हम देख रहे हैं वो कर रहे हैं। और कश्मीर में भी बहुत हद, या यूं कहो कि 99 से ज्यादा परसेंट, मैं जितने भी रक्षा विशेषज्ञों को सुनती हूँ वो राइट। कहते हैं कि काफी हद तक लगाम लगा दी गई है, वरना जिस तरह की घटनाएं होती थी ना, उसमें तो बहुत बहुत कमी आ गई, वरना इतना टूरिज्म, इतना इन्वेस्टमेंट नहीं होता। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डिप्लोमेटिक लेवल के अलावा, मिलिट्री लेवल के अलावा, जो सोसाइटी लेवल, जो हमारा सिविल सोसाइटी है ना, इनको भी अब सचेत होना होगा। इनको इस बात के लिए अब अवेयर होना होगा कि जो आप इनडायरेक्ट सपोर्ट करते हैं ना, स्पोर्ट्स के नाम पर, एंटरटेनमेंट चैनल्स के नाम पर, एंटरटेनमेंट रिएक्शंस के नाम पर, पाकिस्तानी जनता को देखकर लोग हमारे यहाँ खुश होते हैं, उन पे रिएक्शन देकर, बड़ा उनकी। और कुछ यूट्यूबर्स को तो मैं इतनी हिपोक्रेसी देखती हूँ कि आज भी उन पाकिस्तानी सहाफियों को बुलाया जाता है जिन्होंने राइटिंग से बहुत डैमेज कर दिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ये महिला जो है, जो आपके चैनल पर भी एक बार आई थी, जी। मैडम दुर्दाना, इन मोहतरमा की राइटिंग, मैं हमारी ऑडियंस से कहूंगी कि प्लीज इनको जरा सर्च करें, और आप इनकी राइटिंग देखेंगे तो इन्होंने इतना डैमेज कर दिया है ना। अपने यहाँ की जो एलीट क्लास है, जो इनके यहाँ इंग्लिश पढ़ने वाली, बोलने वाली, समझने वाली क्लास है, उनको इन्होंने इतना डैमेज किया है ना, हिंदू फोबिया के नाम पर, इस्लामोफोबिया के नाम पर, हिंदू टेरर के नाम पर इन्होंने जो राइटिंग की है। और उसके बाद ये डैमेज कंट्रोल करने के लिए यूट्यूब के चैनल खोल दिए जाते हैं। पाकिस्तान में क्या हो गया है, इनको एक अच्छा कमाई का जरिया मिल गया है कि डॉलर्स की कमाई में एलिट क्लास में शामिल होने का तरीका ये है कि भारतीय कंटेंट पर हम बात करें। पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, चाहे वो फोर्स कन्वर्जन हो, चाहे वो किसी का रेप हो जाए, चाहे वो अफगानिस्तान के लोगों के साथ बुरा बर्ताव हो, चाहे कुछ भी हो, इनको उससे कोई मकसद नहीं होता। इनके मुल्क के अंदर क्राइम किस लेवल पर पहुंच चुका है, इन्फ्लेशन किस लेवल पर पहुंच चुका है, उससे कोई मकसद नहीं है इनको। लेकिन इससे मकसद है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कहाँ गए हैं, भारत के अंदर क्या हो रहा है, भारत में कौन से किस इंसान ने क्या कर दिया, भारत छींक भी मारे तो पाकिस्तान उस पर रिएक्शन देता है। तो यहाँ बराबर। पर सोसाइटी लेवल पर भी बॉयकॉट करना होगा, जो कि मुझे आसार नजर नहीं आते। हम अपनी और आप अपनी कोशिश जारी रख सकते हैं लोगों को समझाने की और खुद को समझाने की कि ये चीजें होंगी, पॉसिबल होंगी। होप फॉर द बेस्ट, अदरवाइज लोगों का समझना तो मुझे बहुत इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि मैंने देखा है लोगों को बहुत बुरा लगता है। और ये हमारे देश के अंदर बैठे लोग हैं जो उन लोगों को भी सपोर्ट करते हैं जिन्होंने कश्मीर को अलग करने की बात की होगी, और वो उन लोगों को सपोर्ट करते हैं जो भारत के नाम पर भारत से ही कमाई कर रहे हैं, और उनकी उस कमाई का एक रुपया भी अगर आतंकवादी गतिविधियों में जा रहा है तो उसका जिम्मेदार कौन है, अब ये हमारे देश के लोग खुद डिसाइड करें। जी। बराबर यास्मीन जी, आपने सही बात कही, और लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और इसके अंदर हमारे कंट्री लेवल पे जो भी बेहतर सॉल्यूशन हो, जो हमारे देश के लिए बेहतर हो और इस परिस्थिति के लिए बेहतर हो और इस परिस्थिति के सुधार के लिए बेहतर हो, वो चीज़, वो स्टेप हमारी तरफ से लिया जाए। आज आपने इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। जय जय हिंद। हिंद।